एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी पाइजीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा हेपेटाइटिस। तो आज हम हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन या इंजरी ऑफ द हेपेटिक पेरेन्काइमा, यानी कि लीवर की पेरेन्काइमा की जब इन्फ्लेमेशन होगी या इंजरी होगी किसी भी कारण से, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेपेटाइटिस कहेंगे। अब वो एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। एक्यूट और क्रोनिक हम कैसे डिसाइड करेंगे? ड्यूरेशन के बेस पे, कि ड्यूरेशन कितनी है उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो हेपेटाइटिस हुआ है पेशेंट को, वो एक्यूट है या क्रोनिक है। अब इसके दो टाइप हो सकते हैं, इन्फेक्टिशियस हो सकता है और नॉन इन्फेक्टिशियस हो सकता है। इन्फेक्टिशियस में क्या होगा? किसी वायरस से इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, पैरासाइट से हो सकती है। तो वो सारे कॉजेज किस में आएंगे? इन्फेक्टिशियस हेपेटाइटिस में आएंगे। एंड नॉन इन्फेक्टिशियस में क्या आएगा? यानी कि अल्कोहल रिलेटेड हेपेटाइटिस हुआ है, किसी को ड्रग ओवरडोज से हुआ है, किसी को मेटाबॉलिक डिजीज की वजह से हेपेटाइटिस हुआ है, तो वो सारे कारण किस में आएंगे? नॉन इन्फेक्टिशियस हेपेटाइटिस में आएंगे। अब बात करें तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वेरी कर सकती है फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक डिजीज टू लीवर फेलियर, यानी कि हो सकता है पेशेंट में कोई भी सिम्टम ना आए, पेशेंट ठीक ठाक दिखे, और हो सकता है लीवर फेलियर तक की कंडीशन पेशेंट में आए। तो इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, और इन्फेक्शन पे डिपेंड करेगी कि कितनी इन्फेक्शन है और एक्यूट है या क्रोनिक है। और हेपेटाइटिस प्राइमरली इन्वॉल्व करता है हिपेटोसाइट इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन, और इसकी सीवियरिटी डिपेंड करती है कोज पे, कि कारण कैसा है, इन्फेक्टिशियस है, नॉन इन्फेक्टिशियस है, ड्यूरेशन क्या है, एक्यूट है, क्रोनिक है, एंड होस्ट रिस्पॉन्स, कि होस्ट का रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो उस पे भी स्किन इंजरी, इन्फ्लेमेशन, सिम्टम सब डिपेंड करते हैं। कैसे कि जब हमारा होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा जितना विगरसली इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, तो उतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, उतने ज्यादा सिम्टम आएंगे। जिसका इम्यून सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं है, तो उनमें हो सकता है, जैसे कुछ केसेस में, चाइल्ड के केस में कम सिम्टम आते हैं। तो जो सिवियरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? कोज पे, ड्यूरेशन पे, एंड होस्ट रिस्पॉन्स पे। अब एक्यूट हेपेटाइटिस किसे कहेंगे? जनरली रेफर्स टू द डिजीज लास्टिंग लेस देन 6 मंथ। अगर 6 महीने से कम डिजीज की ड्यूरेशन है तो वो किस कंडीशन में आएगा? एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर आएगा। और अगर परसिस्टेंट हेपेटिक इन्फ्लेमेशन है या फिर इंजरी है फॉर मोर देन 6 मंथ या फिर 6 महीने, 6 या 6 से ज्यादा की अगर है, तो वो क्या आएगा? क्रोनिक हेपेटाइटिस के अंडर आएगा। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। दो टाइप का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, इन्फेक्टिशियस और नॉन इन्फेक्टिशियस। इन्फेक्टिशियस में क्या आएगा? फर्स्ट इज वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस यानी कि वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन हुई है वो वायरल हेपेटाइटिस है। अदर इन्फेक्शन में ईबीवी यानी कि एप्स्टीन बार वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है, साइटोमेगेलो वायरस की हो सकती है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है। और जो इन्फेक्टिशियस कोज हैं उनमें जो मेजर हिपेटोट्रोफिक वायरस है, यानी कि जो लीवर के सेल्स पे इंजरी क्रिएट करते हैं, वो वायरस मेनली 5 हैं। दैट इज हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। अब नॉन इन्फेक्टिशियस कोजेज में क्या होगा? एल्कोहल एसोसिएटेड, यानी कि अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस हुआ है। ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी, ड्रग इंड्यूस दो टाइप से हो सकती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कैसे कि ओवरडोज से भी हो सकती है और नॉर्मल डोज में भी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लीवर पे इंजरी क्रिएट कर सकती हैं। तो ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी हो सकती है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे लीवर की सेल्स को जब डैमेज करने लगता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस हो सकता है, यानी कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है कंडीशन में और उसकी वजह से फैटी लीवर हुआ है या हेपेटाइटिस हुआ है। इस चीज में क्या हाइपोक्सिक हेपेटाइटिस हो सकता है, कुछ टॉक्सिन्स की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है, और या फिर जेनेटिक कंडीशन है या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो ये सारे कारण कौन से हैं? ये नॉन इन्फेक्टिशियस हेपेटाइटिस के कोज हैं। और इन कोजेस के अंदर एल्कोहल, ड्रग्स और जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं एंड मेटाबॉलिक लिवर डिजीज, ये पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। मोस्टली पेशेंट्स में इन कोजेस में से ये मेजरली देखने को मिलते हैं। अब सिंपल फैटी लीवर में क्या होगा? प्राइमरी फैट का एक्यूमुलेशन होगा, लेकिन मैश में क्या होगा? स्टीटोसिस, यानी कि फैटी लीवर तो होता है, साथ में क्या होती है? हिपेटोसेलुलर इंजरी या इन्फ्लेमेशन भी पेशेंट में होती है।
अब हम बात करते हैं एक्यूट वर्सेस क्रोनिक हेपेटाइटिस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्यूट क्या रहेगा, यूजुअली लेस देन 6 मंथ रहेगा, मे बी सिम्टोमेटिक हो सकता है और एसिम्टोमेटिक, यानी कि पेशेंट में हो सकता है सिम्टम आए और हो सकता है सिम्टम ना आए। यूजुअली ये रिवर्सिबल होता है, मतलब कि इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, या फिर सेल्फ लिमिटिंग होता है, ये ठीक हो जाता है पेशेंट। और या फिर एक्यूट लीवर फेलियर में अक्कर, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक्यूट हेपेटाइटिस जो होगा वो हमेशा ठीक हो जाएगा। हो सकता है पेशेंट लैंड करे एक्यूट लीवर फेलियर में, यानी कि सिंपल से लेके सिवियर तक इसकी फॉर्म हो सकती है। कॉमनली 5 वायरस हमने पढ़े थे, 5 में से जो हेपेटाइटिस ए है और एक्यूट एचबीवी यानी कि बी और ई, इन तीनों में एक्यूट कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम क्रोनिक की बात करते हैं, तो क्रोनिक में क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मंथ ड्यूरेशन रहेगी, पेशेंट ऑफन एसिम्टोमेटिक रहता है और इसमें प्रोग्रेसिव इंजरी पॉसिबल, यानी कि क्रोनिक कंडीशन है तो लगातार इन्फ्लामेशन या इंजरी पेशेंट में चलती रहती है, तो प्रोग्रेसिव इंजरी पॉसिबल है इसमें। और इसमें पेशेंट में जब प्रोग्रेसिव इंजरी या इन्फ्लामेशन चलती रहेगी तो आगे जाके पेशेंट में फाइब्रोसिस या सिरोसिस हो सकता है। और इनमें कौन सी वायरस आते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, ऑटो इम्यून कंडीशन और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड जो स्टीटोहेपेटाइटिस है, वो मेजरली पेशेंट्स क्रोनिक कंडीशन में लैंड करते हैं, यानी कि इन वायरस की इन्फेक्शन जो है वो क्रोनिक देखने को मिलती है। एक्यूट हेपेटाइटिस कंप्लीटली रिजोल्व कर सकता है और परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन हिपेटिक स्टीलेट सेल्स को एक्टिवेट करती है। अब हिपेटिक स्टीलेट सेल्स का काम क्या होता है, वो प्रोड्यूस करती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स लाइक कोलेजन एंड फाइब्रोनेक्टिन, और ये क्या है, प्रिंसिपल सेल्स है फॉर हिपेटिक फाइब्रोजेनेसिस के लिए। तो अगर फाइब्रोसिस होगा पेशेंट में तो कौन सी सेल्स एक्टिवेट हुई हैं, हिपेटिक स्टीलेट सेल्स। तो परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन किनको एक्टिवेट करेगी, हिपेटिक स्टीलेट सेल्स को। हिपेटिक स्टीलेट सेल्स क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा कोलेजन और फाइब्रोनेक्टिन बनाएंगी और लीवर फाइब्रोसिस की कंडीशन होगी और फर्दर फाइब्रोसिस से पेशेंट सिरोसिस में जा सकता है। अब हम बात करते हैं इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव में हमने 5 वायरस पढ़े, 5 वायरस में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई वायरस। इन पांचों में से जो हेपेटाइटिस बी है वो डीएनए वायरस है, यानी कि उसका जीनोम डीएनए है, बाकियों का जीनोम क्या है, आरएनए है। हेपेटाइटिस ए वायरस क्या है, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है, और हेपेटाइटिस ई वायरस है फीको ओरल रूट से, यानी कि कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, मतलब कि अगर पेशेंट ने स्टूल पास किया, कोई भी इन्फेक्टिशियस पर्सन था, कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, उसने स्टूल पास किया, उसने प्रॉपर हैंड सैनिटेशन मेंटेन नहीं किया, अच्छे से हाथ नहीं धोए और फिर वही फूड प्रिपेयर करने लग गया, तो जो फूड वो प्रिपेयर करेगा उसको वो क्या करेगा, कंटेमिनेटेड कर देगा, और उस फूड को फिर जो हेल्दी पर्सन भी खाएगा तो उनको वो ट्रांसमिशन हो सकती है। तो हेपेटाइटिस ए और जो ई वायरस है वो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। अब हमने पहली स्लाइड में पढ़ा कि ए और ई जो है वो क्या है, एक्यूट है, और कभी कभी बी वायरस है उसकी वजह से भी एक्यूट पे इन्फेक्शन होती है और क्रोनिक भी होती है। तो मेजरली एक्यूट की कंडीशन में कौन से दो हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्शन। अब जो 3 बचे, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी, इनमें क्या है, ये ब्लड या बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट हो सकते हैं। क्रोनिसिटी की बात करें तो बी क्रोनिक होता है, सी क्रोनिक होता है, और हेपेटाइटिस डी जो होता है वो क्रोनिक कब होता है, जब वो सुपर इम्पोज या को एग्जिस्ट करता है विद हेपेटाइटिस बी, यानी कि अगर पेशेंट में हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन है साथ में डी की इन्फेक्शन होगी तो डी वाला भी क्रोनिक हो जाएगा। अदरवाइज अकेला जो है हेपेटाइटिस डी वायरस की इन्फेक्शन से क्रोनिक इन्फ्लामेशन नहीं होती है, वो को एग्जिस्ट करता है हेपेटाइटिस बी के। सो क्या निकल के आया, ए और ई क्या है, एंटेरिक ट्रांसमिशन, यानी कि फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है। बी सी डी क्या है, ब्लड या बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिशन होता है, और बी और सी क्या है, मेजर कोज है क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के, क्योंकि डी किसके साथ होगा, जब बी होगा तो ही क्रोनिक होगा। अब हम देखते हैं शॉर्ट में हेपेटाइटिस ए। पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, हेपेटाइटिस ए वायरस आरएनए वायरस है। इसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ, फीको ओरल रूट से, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से, या क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ है तो। क्लिनिकल कोर्स इसका क्या रहेगा, एक्यूट हेपेटाइटिस डेवलप होगा, यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है और इसकी वजह से क्रोनिक हेपेटाइटिस नहीं होता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रॉपर सैनिटेशन, हैंड सैनिटाइजेशन, इन्फेक्टेड पर्सन
से फूड प्रिपेयर वगैरह ना कराया जाए, सैनिटेशन मेंटेन करके रखेंगे, सेफ वाटर होना चाहिए, अनकंटेमिनेटेड फूड और वाटर होना चाहिए, और वैक्सीनेशन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए की इन्फेक्शन जो है वो जनरली इफेक्टिवली क्लियर हो जाती है होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स से, तो इसीलिए परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन इसमें जनरली नहीं देखने को मिलती। हेपेटाइटिस ए की इन्फेक्शन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, विद द आउटब्रेक रिलेटेड टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि कहीं किसी एरिया में ऐसी कंडीशन डेवलप हुई है जहां पे, यानी कि अगर फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई है, तो वहां पे हो सकता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होगा, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कंटेमिनेटेड होगा, तो वहां से इसके ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चिल्ड्रन में है वो माइल्ड और एसिम्टोमेटिक डिजीज, वेयर एज एडल्ट जो है उनमें मोर प्रोमिनेंट सिम्टम हो सकते हैं और जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। अब मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि इम्यून सिस्टम का, इम्यून रिस्पॉन्स का एक बड़ा रोल है हेपेटाइटिस की कंडीशन में। जो चाइल्ड होता है उसका इम्यून रिस्पॉन्स लेस आएगा, लेस इंटेंस होगा, तो इसीलिए इन्फ्लामेशन या इंजरी कम होगी। अदरवाइज जो एडल्ट होंगे उनमें जो है इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, विगरस आएगा, तो उनमें इन्फ्लामेशन ज्यादा होगी, तो उनमें सिम्टम ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर इसकी वैक्सीन की बात करें तो हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, IM दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है, 2 डोजेज में, यूजुअली एट 0 and 6 to 12 month डिपेंडिंग अपॉन द वैक्सीन ब्रांड। अलग अलग ब्रांड में अवेलेबल है, तो वैक्सीन के ब्रांड पे डिपेंड करेगा। ये क्या प्रोवाइड करती है, हाईली इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन एंड इज रिकमेंडेड स्पेशली फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स एंड ट्रेवलर्स। अब हेपेटाइटिस बी देखते हैं। पढ़ चुके हैं हम पॉजिटिव एजेंट क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि डीएनए वायरस है। 5 वायरस में से हेपेटाइटिस बी वायरस जो था वो डीएनए वायरस था। इसका ट्रांसमिशन पेरिनेटल हो सकता है, मदर टू बेबी ट्रांसफर इसका हो सकता है डिलीवरी के टाइम पे, सेक्सुअल इसका ट्रांसफर हो सकता है, ब्लड एक्सपोजर अगर हुआ है तब हो सकता है, कंटेमिनेटेड नीडल, अनसेफ मेडिकल प्रोसीजर्स की कंडीशन में बी वायरस का जो है इन्फेक्शन हो सकता है। इसका आउटकम क्या आएगा, एक्यूट भी हेपेटाइटिस हो सकता है इसकी वजह से, और क्रोनिक भी हो सकता है, और हो सकता है फर्दर अगर इन्फ्लामेशन चलती रहे तो पेशेंट सिरोसिस में या हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में लैंड करे। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन इसका प्रिवेंशन है। हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्रोनिक हो जाता है और सिरोसिस और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कोज कर सकता है। जो इसकी प्रोबेबिलिटी है क्रोनिसिटी की, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय एज एट इन्फेक्शन। पेरिनेटल इन्फेक्शन जब होती है तो उसका मच हाइयर रिस्क होता है क्रोनिसिटी में डेवलप करने का देन द इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग एडल्टहुड, यानी कि अगर मदर टू बेबी ट्रांसफर हुआ है हेपेटाइटिस तो उसका ज्यादा चांसेस रहता है कि वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में जो है बच्चा लैंड करेगा। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है 3 डोजेज में, 0, 1st and 6 मंथ, ये शेड्यूल है इसका। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटाइटिस सी का क्या है वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस है जो कि आरएनए वायरस है और मेनली ब्लड या बॉडी फ्लूइड से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो मेनली ये ब्लड बोर्न है, अनसेफ इंजेक्शन से, निडल शेयर करने से, अनसेफ मेडिकल प्रोसीजर से या ब्लड एक्सपोजर होने से ये ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस सी वायरस इंपॉर्टेंट कोज है क्रोनिक लीवर डिजीज का क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन ओपन इसकी अननोटिस्ड रह जाती है और मेनली क्रोनिक रहता है। अनलाइक हेपेटाइटिस बी वायरस, इसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई है, लेकिन जो हेपेटाइटिस सी वायरस है वो हाईली ट्रीटेबल है आज के टाइम में, क्यूरेबल इन्फेक्शन है क्योंकि इस पे डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल थेरेपी अगर पेशेंट को दी जाती है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में क्योर देखने को मिला है, ग्रेटर देन 95% क्योर इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। और इम्पोर्टेंट फीचर्स इसके क्या मिलेंगे, पेशेंट मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहता है, हाई रिस्क ऑफ क्रोनिसिटीज में रहती है, और अगर क्रोनिक डिजीज हुआ है तो फिर फाइब्रोसिस, सिरोसिस और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप कर सकता है। हेपेटाइटिस डी एंड ई, अब डी क्या था, हमने पढ़ा था आरएनए वायरस है, लेकिन इसका जो आरएनए होता है वो डिफेक्टिव आरएनए होता है, तो इसीलिए ये अकेला इन्फेक्शन नहीं कर सकता। आपको याद होगा हमने टेबल में देखा था कॉलम में कि जो हेपेटाइटिस डी है वो अगर बी के साथ एसोसिएटेड है
तो वो क्रोनिसिटी में लैंड करेगा। तो इसीलिए इसको हेपेटाइटिस बी वायरस या HBsAg इसको चाहिए होता है, जो क्योंकि इसका डिफेक्टिव डीएनए होता है, वो अकेला कैपेबल नहीं होता। तो ये को इन्फेक्शन करता है या फिर सुपर इन्फेक्शन करता है, यानी कि अगर बी की इन्फेक्शन है तो साथ में डी की इन्फेक्शन हो सकती है और इसकी वजह से सीवियर लीवर डिजीज हो सकता है। अब हेपेटाइटिस ई वायरस क्या है? आरएनए है, फीको-ओरल ट्रांसमिशन होगा, यूजुअली एक्यूट होता है, हम पढ़ चुके हैं। सीवियर डिजीज कैन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर हुआ है तो हो सकता है। क्रोनिक इन्फेक्शन कैन अकर इन सम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, यानी कि अगर इम्यून सिस्टम पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उनमें क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये एक्यूट इन्फेक्शन देखने को मिलती है। सो हेपेटाइटिस डी वायरस इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता। एस्टेब्लिश इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी वायरस को इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन के रूप में मिलेगा। अब अदर इन्फेक्टिशियस कोज क्या है? हमने पढ़े थे EBV, CMV और HSV, ये 3 वायरस की हमने पढ़ा था। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालोवायरस और EBV वायरस। और अदर इन्फेक्शंस में क्या होगा? सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन और सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकती हैं। जब हेपेटाइटिस सस्पेक्ट होगा बट द कॉमन हिपेटोट्रोपिक वायरस आर नेगेटिव, तब हम कंसीडर करेंगे कि इन इन्फेक्शन के कॉजेज में से कोई इन्फेक्शन हो सकती है। यानी कि अगर पेशेंट को सस्पेक्ट है कि भाई इसको हेपेटाइटिस हो सकता है और हमने 5 वायरस के मार्कर करा लिए हैं, वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि इन अदर वायरस की कैटेगरी में से या फिर अदर इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासिटिक या सिस्टमिक इन्फेक्शन पेशेंट में हो सकती है, जिसकी वजह से इसको हेपेटाइटिस डेवलप हुआ है। तो ये हम क्लिनिकल सेटिंग, इम्यून स्टेटस और एक्सपोजर हिस्ट्री से डिसाइड करेंगे। अब नॉन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में ये सारे कोजेज हम पढ़ चुके हैं पहले, ये सारे कोजेज हैं। इसमें 2 कोजेज हैं, विल्सन डिजीज या अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जो कि आपके लिए नए हैं। विल्सन डिजीज में क्या होता है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें एक्सेसिव कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है लीवर में एंड अदर ऑर्गन्स में ड्यू टू डिफेक्टिव कॉपर एक्सक्रीशन, यानी कि कॉपर का एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा और अदर ऑर्गन्स में कहीं कहीं जाके कॉपर का जो है एक्यूमुलेशन हो गया है, तो वो विल्सन डिजीज की कंडीशन है, उसमें लीवर डिजीज हो सकता है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एबनॉर्मल अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होता है हिपेटोसाइट्स में, जिसकी वजह से लीवर में इंजरी होती है और समटाइम्स सिरोसिस डेवलप होता है। तो कॉमन क्लिनिकल मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है कि हर पेशेंट जिसको हम देखते हैं, अगर उसका ALT AST रेज्ड है तो हम कहेंगे कि इसको वायरल हेपेटाइटिस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रॉपर हिस्ट्री या पैटर्न ऑफ लीवर इंजरीज में एसेंशियल है, हमें कोज देखना पड़ेगा पेशेंट को, कोई इन्फेक्शन है या कोई नॉन इन्फेक्टिव कोज है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस डेवलप हुआ है। प्रॉपर हिस्ट्री के थ्रू, पेशेंट के सिम्टम्स के थ्रू और विद कोरिलेटिंग लैब वैल्यूज हम इसको डिसाइड करेंगे। अब है अल्कोहल एसोसिएटेड हेपेटाइटिस। अल्कोहल का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो एक टॉक्सिक एल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करते हैं? सेलुलर डैमेज करते हैं। अब एसिटाल्डिहाइड और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेंगे तो एनर्जी का प्रोडक्शन घट जाएगा और डायरेक्टली हिपेटोसाइट्स को वो इंजरी करेंगे। अब डैमेज्ड हिपेटोसाइट ट्रिगर करेंगे और इन्फ्लामेशन को और फैट के एक्यूमुलेशन को, रिजल्टिंग इन अल्कोहल एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस। और अगर वो रिपीटेड इन्फ्लामेशन होगी तो फिर क्या एक्टिवेट हो जाएगा? हिपेटिक स्टीलेट सेल एक्टिवेट हो जाएंगी। और हिपेटिक स्टीलेट सेल क्या बना रही थी? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक कंपोनेंट बना रही थी लाइक कोलेजन एंड फाइब्रोनेक्टिन, तो जिसकी वजह से कोलेजन का डिपोजिशन होगा, फाइब्रोसिस होगा और इवेंचुअली क्या होगा? सिरोसिस होगा। तो यहाँ पे अल्कोहल एसोसिएटेड जो हेपेटाइटिस है उसमें टिपिकल क्लूज क्या मिलेंगे? पहले तो पेशेंट को अल्कोहल यूज की हिस्ट्री मिलेगी, पेशेंट अल्कोहल लेता मिलेगा, हमें हिस्ट्री से पता लग जाएगा। पेशेंट को हो सकता है जॉन्डिस हो, फीवर हो, टेंडर हिपेटोमेगाली यानी कि हम पाल्पेट करेंगे तो टेंडरनेस मिलेगी हमें राइट अपर क्वाड्रेंट में, और AST यूजुअली ALT से ज्यादा मिलेगा। अल्कोहल एसोसिएटेड हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लामेटरी फॉर्म ऑफ अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज। AST टिपिकली ग्रेटर देन ALT होता है, ऑफन विद AST इज टू ALT रेशियो ग्रेटर देन 2, यानी कि इन दोनों का रेशियो AST बाय ALT का रेशियो अगर ग्रेटर देन 2 है, आल्दो रेशियो इज नॉट डायग्नोस्टिक बाय इटसेल्फ, मतलब हम ये सोच सकते हैं कि पेशेंट की अगर अल्कोहल की हिस्ट्री है, ये सिम्टम है और रेशियो ग्रेटर देन 2 आ रहा है तो हो सकता है पेशेंट को अल्कोहल एसोसिएटेड हेपेटाइटिस हो, लेकिन हम
केवल इसी से उसको डायग्नोस्टिक नहीं मान लेंगे, आगे भी हम और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी। ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी दो टाइप की हो सकती है, इंट्रिंसिक हो सकती है और इडियोसिंक्रेटिक हो सकती है। इंट्रिंसिक किसे कहेंगे? इंट्रिंसिक जो प्रेडिक्टेबल होती है, यानी कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डोज डिपेंडेंट होती है। एग्जांपल पैरासिटामोल ओवरडोज। इसे सिंपल समझिए कि अगर किसी ने पैरासिटामोल की ओवरडोज कर ली और उसको लीवर में इंजरी हुई तो ये क्या होगा? इंट्रिंसिक होगा। हमें पता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे पैरासिटामोल की ओवरडोज हुई है, तब पेशेंट को लीवर इंजरी हुई है और ये ओवरडोज से हुई है, तो ये क्या है? इंट्रिंसिक टाइप है। और इडियोसिंक्रेटिक में क्या होता है? अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमें नहीं प्रेडिक्टेबल होता कि इसको इस दवाई से या लीवर इंजरी हो सकती है। वेरिएबल लेटेंसी का होता है, यानी कि ड्रग स्टार्ट कर दी पेशेंट ने, हो सकता है 10 दिन तक पेशेंट ठीक रहे, 10 दिन के बाद पेशेंट को इंजरी स्टार्ट हो, या कब स्टार्ट होगी हम इसमें श्योर नहीं होते हैं, और ये इम्यून मीडिएटेड भी हो सकता है। तो ये टाइप क्या रहेगा? इडियोसिंक्रेटिक रहेगा। यहाँ पे ये ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनकी वजह से लीवर इंजरी हो सकती है, लाइक पैरासिटामोल, आइसोनायाजिड, अमोक्सिक्लेव, वेलप्रोएट, मिथोट्रेक्सेट और कुछ जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं। कुछ हर्बल या सप्लीमेंट प्रोडक्ट होते हैं, उनसे हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा पेशेंट से स्पेसिफिकली पूछना है उसकी हिस्ट्री में कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग्स क्या है जो आप पहले से ले रहे हैं, ओवर द काउंटर ड्रग क्या ले रहे हैं, या सप्लीमेंट आप क्या खा रहे हैं। द टेम्पोरल रिलेशनशिप बिटवीन स्टार्टिंग ए ड्रग एंड ऑनसेट ऑफ लीवर इंजरी इज इम्पोर्टेंट। वो हमें डिसाइड करेंगे कि कौन सा टाइप और किस ड्रग की वजह से पेशेंट को लीवर इंजरी हुई है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून की कंडीशन में क्या होगा? लॉस ऑफ इम्यून टॉलरेंस होगा, ऑटो इम्यून अटैक होगा हिपेटोसाइट्स पे, इम्यून सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा सेल्फ में, और वो सोचेगा कि जो हिपेटोसाइट्स हैं इन पे ये मेरी यहाँ का पार्ट नहीं है, तो उस पे अटैक करेगा, ऑटो इम्यून अटैक करेगा हिपेटोसाइट्स पे। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चलेगी, हिपेटोसाइट्स की इंजरी होगी, फाइब्रोसिस होगा एंड अल्टीमेटली सिरोसिस होगा पेशेंट में। तो इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, कुछ हम ऑटो इम्यून के लिए हम कुछ मार्कर्स कराएंगे। सबसे पहले तो ALT AST करवाएंगे, बढ़े हुए मिलेंगे, IgG बढ़ा हुआ मिलेगा, ANA, एस्मा, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी और एंटी LKM1 इन सेलेक्टेड पेशेंट्स, एंटी लीवर किडनी माइक्रोसोमल टाइप 1 एंटीबॉडी। तो ये टेस्ट कराएंगे और लीवर बायोप्सी कराएंगे जब इंडिकेट होगी। अगर हमें लग रहा है कि हमारा डायग्नोसिस अभी प्रॉपर नहीं बन पाया है तो हम लीवर बायोप्सी करा सकते हैं। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कैन अकर एट एनी एज एंड मे प्रेजेंट एज एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस और इवन एक्यूट लीवर फेलियर। जो डायग्नोसिस है वो बेस करेगा ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल, बायोकेमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी कि हम अकेला डायग्नोसिस नहीं बना सकते, हमें सब चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। पेशेंट क्लिनिकल फीचर्स क्या बता रहा है, बायोकेमिकल मार्कर उसके क्या आए हैं, इम्यूनोलॉजिकल मार्कर क्या आए हैं और हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या आई हैं, इन सबको कंबाइनली करके हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। मेटाबॉलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? ओबीज है पेशेंट, डायबिटीज मेलाइटिस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डिसलिपिडीमिया है पेशेंट को, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशन है। तो MAS is a part of spectrum of metabolic dysfunction associated steatotic liver disease, और it can progress from simple steatosis to steatohepatitis, fibrosis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा पेशेंट में तो फैट का एक्यूमुलेशन होगा, लिपोटॉक्सिसिटी होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगी, फिर इन्फ्लामेशन होगी और फाइब्रोसिस होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर मेटाबॉलिक स्टीटोहेपेटाइटिस की कंडीशन में होगा। हमने पढ़ा था कि हेपेटाइटिस में क्या होता है? ओनली फैट का एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन जब स्टीटोहेपेटाइटिस की कंडीशन होगी तो बाद में क्या होगा? इन्फ्लामेशन, इंजरी होगी और उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप कर सकता है। इस्चेमिक या हाइपोक्सिक हेपेटाइटिस, ये कब होगा? नाम से हमें समझ आ रहा है इस्चीमिया हुआ है, यानी कि ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है, हाइपोक्सिया हुआ है, उसकी वजह से जो हेपेटाइटिस डेवलप हुआ है। अब इसके कोज क्या हो सकते हैं? पेशेंट को शॉक हुआ है, सीवियर हाइपोटेंशन है, सीवियर हार्ट फेलियर की कंडीशन है, हाइपोक्सीमिया किसी भी कारण से सीवियर हुआ है, या सर्कुलेटरी कोलैप्स हुआ है।
तो इन सब कंडीशन में क्या रहेगा, शोक हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, हाइपोक्सीमिया हुआ, तो हिपैटिक ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, लीवर को ऑक्सीजन सप्लाई हैम्पर होगी यहाँ पे। अगर लीवर को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही तो लीवर की सेल्स है हिपेटोसाइट्स, तो हिपेटोसाइट्स में अल्टीमेटली क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। अब ऑक्सीजन उनको प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वो क्या होंगी, उनकी डेथ शुरू हो जाएगी, हिपेटोसाइट का नेक्रोसिस होगा या फिर इंजरी होगी। और जब भी लीवर की सेल्स का नेक्रोसिस या इंजरी होगी तो उसके एंजाइम्स निकल के बाहर आएंगे, तो इसीलिए एएसटी और एएलटी मैसिवली इंक्रीज्ड मिलेंगे पेशेंट में। अब इसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या है, वेरी मार्क्ड एएसटी या एएलटी एलिवेशन ऑफन इन 2000s, मतलब 1000 की अमाउंट में 1000, 2000, 3000 ये अमाउंट हमें देखने को मिल सकती है। इस्चेमिक हेपेटाइटिस शुड बी सस्पेक्टेड इन अ क्रिटिकल इल पेशेंट विद सडन मैसिव ट्रांसएमिनेज एलिवेशन। मोस्टली कैसे पेशेंट में देखने को मिलता है कि क्रिटिकल इल पेशेंट है, आईसीयू में पेशेंट भर्ती है और पेशेंट का भी एलएफटी नॉर्मल चल रहा था और एकदम से इतना थाउजेंड्स में उसका अगर रेज्ड कर जाए तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको इस्चेमिक या हाइपोक्सिक हेपेटाइटिस हुआ है। The underlying circulatory और hypoxic problem must be corrected. Severe hepatocyte injury होगी तो massive release of intracellular AST ALT होगा ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से very high level होंगे, often greater than 1000 unit per liter. अब इसका एक केस सिनेरियो का मैंने एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, ए 55-year-old man develop severe hypotension. Severe hypotension हुआ है पेशेंट को following septic shock. Within 24 to 48 hours, his AST is 4500 and ALT is 3800 यूनिट पर लीटर with a recurrent episode of hypoxemia. तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई दे रही है AST ALT की, साथ में हिस्ट्री है, पेशेंट को सेप्टिक शॉक के बाद सीवियर हाइपोटेंशन हुआ है तो पेशेंट को इस्चीमिया हुआ है, ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हिपेटोसाइट में इंजरी हुई है और जो मैसिव रिलीज हुआ है लीवर ट्रांसएमिनेज का। तो हमें ये केस सिनेरियो से पता लगता है कि हो सकता है पेशेंट को क्या है, इस्चेमिक या हाइपोक्सिक हेपेटाइटिस। अब बेसिक पैथोजेनेसिस हमने अब तक जो पढ़ा उससे हमें क्या समझ आया कि कोई भी इटियोलॉजिकल इंसल्ट होगा उससे हिपेटोसाइट की इंजरी होगी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, एपोप्टोसिस होगा या नेक्रोसिस होगा, फिर इंट्रासेलुलर जब सेल्स टूटेंगे तो रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम, तो हमारे एएलटी एएसटी बढ़ जाएंगे और हिपेटिक जो फंक्शंस है वो इम्पेयर्ड हो जाएंगी। तो जो बेसिक पैथोलॉजिकल इवेंट है वो क्या है, हिपेटोसाइट इंजरी है। एएलटी और एएसटी लीक करते हैं फ्रॉम द इंजर्ड हिपेटोसाइट इनटू द ब्लड स्ट्रीम प्रोड्यूसिंग एलिवेटेड सीरम ट्रांसएमिनेज। क्रोनिक इंजरी या फाइब्रोसिस में क्या होता है, जब परसिस्टेंट इंजरी चलती रहती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो हिपेटिक स्टीलेट सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक या कोलेजन का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है, सिरोसिस होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होती है और हिपेटिक डिसफंक्शन होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोग्रेसेस टू सिरोसिस। इसी मैकेनिज्म के थ्रू हमने पढ़ा क्रोनिक हेपेटाइटिस यानी कि परसिस्टेंट इंजरी चल रही है पेशेंट में और इस फ्लो चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि परसिस्टेंट इंजरी से कैसे पेशेंट सिरोसिस तक लैंड किया। तो persistent inflammation activates stellate cell which are the major producer of extracellular matrix in hepatic fibrosis, हम पहले पढ़ चुके हैं। वायरल हेपेटाइटिस के केस में क्या होता है, वायरस एंटर किया बॉडी में, वो लीवर में गया, हिपेटोसाइट में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, वायरस वहां पे रेप्लिकेट करेगा। जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, इन्फेक्शन हुई है, तो जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आएगा तो और इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स रिलीज होंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिविटी होगी और हिपेटोसाइट का एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस होगा और हेपेटाइटिस डेवलप हो जाएगा। तो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स का एक मेजर रोल है लीवर इंजरी में। सीवियरिटी हेपेटाइटिस की इन्फ्लुएंस्ड होगी बाय बोथ द वायरस, कितनी तो वायरस की इन्फेक्शन हुई है और कितना विग्रस होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स आया है। अब होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा तो भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और ज्यादा आते रहेंगे, इन्फेक्शन ज्यादा है तो भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन में परसिस्टेंट इम्यून मेडिएटेड इंजरी कैन कॉज प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। आउटकम ऑफ हेपेटाइटिस हमने पढ़ लिया, एक्यूट इंजरी हो सकती है, एक्यूट हुई तो हो सकता है रिवर्सिबल हो, रिकवर हो जाए पेशेंट या फिर लिवर फेलियर में भी जा सकता है। अगर परसिस्टेंट इंजरी है उस कंडीशन में क्या होगा, क्रोनिक हेपेटाइटिस होगा,
फाइब्रोसिस होगा, सिरोसिस होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। पोर्टल हाइपरटेंशन का प्रोसीजर मैंने लिखा है यहाँ पे कैसे होगी। पोर्टल वेन क्या है, मेन वेन है जो कि ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज टू द लीवर। अब क्रोनिक हेपेटाइटिस की कंडीशन है तो लीवर में फाइब्रोसिस होगा, स्कैरिंग होगी। स्कैरिंग की वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो या तो कम हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा थ्रू द लीवर, और इसकी वजह से पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ेगा। पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन। हिपैटिक डिकम्पनसेशन हो सकता है और हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। अब ये जो सीक्वेंस हमने बताई, जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस हर पेशेंट में फॉलो हो। वेल अदर डेवलप क्रोनिक डिजीज, इसमें क्या है, सम पेशेंट, कुछ पेशेंट इसमें हो सकता है रिकवर भी कर जाए बीच में, और कुछ को क्रोनिक डिजीज हो सकता है। तो जो मेजर क्लिनिकल गोल है वो आइडेंटिफाई करना पेशेंट एट द रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन एंड इंटरवेन अर्ली। किसको प्रोग्रेशन हो रही है, हो सकती है, किस स्टेज पे हमने इंटरवेन करना है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी तक हमने पढ़ लिया। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, माइल्ड एक्यूट इलनेस आई है पेशेंट में, एक्यूट हेपेटाइटिस विद जॉन्डिस, कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस हुआ है, एक्यूट लीवर फेलियर हुआ है। तो जो क्लिनिकल सीवियरिटी है वो वेरी करती है। मैनी पेशेंट विद वायरल हेपेटाइटिस पार्टिकुलरली एचसीवी एंड क्रोनिक एचबीवी मे हैव फ्यू और नो सिम्टम्स। प्रोड्रोमल फेज, जैसे कि हम आयुर्वेद में बोलते हैं पूर्व रूप, तो पूर्व रूप पेशेंट में क्या देखने को मिलेंगे, पेशेंट जब हमारे पास आएगा उसको फीवर हो सकता है, मैलेज होगा, फैटीग हो सकता है, थकावट रहेगी पेशेंट को, भूख नहीं लग रही है, एनोरेक्सिया होगा, नोजिएटिंग वोमिटिंग सेंसेशन है या वोमिटिंग हो रही है, हेडेक है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, तो ये सारे सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलेंगे। वायरल इन्फेक्शन हुई तो प्रोड्रोमल फेज के फीचर्स आएंगे, फिर जॉन्डिस या एक्टोरिक फेज आती है और फिर रिकवरी की फेज आती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा प्रोड्रोमल फेज में क्या सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलेंगे। इक्टेरिक फेज में क्या होगा, जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा, डार्क कलर का यूरिन होगा, क्ले कलर का स्टूल होगा, प्रूराइटिस हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, एनोरेक्सिया, नोजिया, हेपेटोमेगैली और राइट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट होगा जहां पे लीवर लोकेट होता है। डार्क यूरिन क्यों आएगा, हेपेटाइटिस में क्या होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। अगर कंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हुआ तो वो कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और किडनी उसको यूरिन में एक्सक्रीट करेंगी, तो इसीलिए यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क या टी कलर यूरिन होगा। स्टूल क्या होता है, पेल स्टूल का मतलब है कि रिड्यूस्ड बिलिरुबिन रीचिंग द इंटेस्टाइन्स एंड मे बी पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन कोलिस्टेसिस, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बिलिरुबिन इंटेस्टाइन्स में जाता है थ्रू बाइल और वहां पे स्टर्कोबिलिन फॉर्म करता है जो कि स्टूल को इसका ब्राउन कलर देता है। अगर लेस बिलिरुबिन जा रहा है इंटेस्टाइन्स में तो लेस स्टर्कोबिलिन फॉर्म हो रहा है और पेल या क्ले कलर का स्टूल जो है वो होगा। क्रोनिक हेपेटाइटिस में पॉसिबल सिम्टम क्या हो सकते हैं, पहले तो होगा पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक ही रहे, अगर सिम्टम होंगे तो फैटीग हो सकता है, वीकनेस होगी, एनोरेक्सिया होगा या फिर पेट में दर्द होगा पेशेंट को, और फीचर्स ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज में डेवलप। दैट इज व्हाई स्क्रीनिंग इज इम्पोर्टेंट इन इंडिविजुअल एट रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस एंड सी वायरस इन्फेक्शन। ए पेशेंट कैन हैव सिग्निफिकेंट क्रोनिक लिवर डिजीज विदाउट ऑब्वियस सिम्टम, यानी कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन फिर भी लीवर में इंजरी चल रही है, तो इसीलिए हमें इन्वेस्टिगेशन टाइमली करा लेना है। साइंस ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज, हमें कैसे पता लगेगा कि पेशेंट को सीएलडी चल रहा है, लीवर डैमेज होगा, एस्ट्रोजन का ब्रेकडाउन होगा, एस्ट्रोजन ब्लड में बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर एस्ट्रोजनिज्म होगा, और उसकी वजह से ये स्पाइडर एंजियोमा यानी कि स्मॉल स्पाइडर लाइक डायलेटेड ब्लड वेसल्स मेनली फेस पे, नेक पे, चेस्ट पे देखने को मिलेंगी। ये क्यों मिलेंगी, क्योंकि जो एस्ट्रोजन का हिपेटिक मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर्ड हुआ है जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन हुआ है। पामर एरिथमा हो सकता है, यानी कि रेडनेस मिलेगी पाम्स में, हथेलियों में, स्पेशली थिनार और हाइपोथिनार एरियाज पे, मेनली वेसोडाइलेशन की वजह से एसोसिएटेड विद अल्टर्ड एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म। गायनेकोमेस्ट्रिया हो सकता है, यानी कि मेल ब्रेस्ट टिश्यू इनलार्ज हो जाए, एस्ट्रोजन बढ़ा, इंक्रीज होगा एस्ट्रोजन इज टू एंड्रोजन रेशियो ड्यू टू इम्पेयर्ड एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल इम्बैलेंस। टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, यानी कि टेस्टिस की श्रिंकिंग हो सकती है, सिकुड़ सकते हैं। हाइपोगोनेडिज्म ड्यू टू इम्पेयर्ड सेक्स हार्मोन मेटाबॉलिज्म एंड अल्टर्ड हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल फंक्शन।
मसल वेस्टिंग हो सकता है, लॉस ऑफ मसल मास, रिड्यूस्ड प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, पुअर न्यूट्रिशन एंड अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, स्प्लीनोमेगैली, एनलार्ज स्प्लीन, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, उसकी वजह से स्प्लीनिक वेनस कंजेशन होगा और स्प्लीन की एनलार्जमेंट हो सकती है। एसाइटिस कैसे होगा? एसाइटिस कहते किसे हैं? फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द पेरिटोनियल कैविटी। और वो कैसे होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ प्लस हाइपोएल्बुमिनीमिया, एल्बुमिन बनाता है लीवर, प्रोटीन बनाता है, अब लीवर काम नहीं कर रहा तो क्या होगा? हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा, जिससे प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा और सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा। एडिमा, स्वेलिंग यूजुअली ऑफ लेग्स, मेनली हाइपोएल्बुमिनीमिया, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा प्लस सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा। कैपुट मेडुसा, डायलेटेड वेन रेडिएटिंग अराउंड अम्बिलिकस, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से रीओपनिंग या डायलेटेशन होगी पोर्टो सिस्टमिक कोलेटरल वेन्स की। एस्टेरेक्सिस हो सकता है, यानी कि फ्लैपिंग ट्रेमर, जब हैंड्स को हम एक्सटेंड कराएंगे पेशेंट के तो फ्लैप करने लायक ट्रेमर होंगे पेशेंट में। ये कब होंगे? जब पेशेंट को हिपेटिक इंसेफेलोपैथी डेवलप हो गई है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूरोटॉक्सिन सच एज अमोनिया, जो कि ब्रेन फंक्शंस को अफेक्ट करेंगे और पेशेंट में फ्लैपिंग ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। डायग्नोस्टिक अप्रोच, डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या रहेगी? इसकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एलएफटी, पीटीआईएनआर, इनको हम जो है अगली वीडियो में हम इनको कवर करेंगे। अभी एक ओवरव्यू है कि वायरल मार्कर्स कराएंगे, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और हम इन्वेस्टिगेशन के बेस पे ये डिसाइड करेंगे कि पैटर्न क्या है, हेपेटोसेलुलर इंजरी है, कोलिस्टेटिक पैटर्न है या मिक्स्ड पैटर्न है, और फिर हम ये सारे मार्कर्स करा के हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह की इंजरी है पेशेंट में। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसकी ड्यूरेशन के बेस पे एक्यूट है कि क्रोनिक है, साथ में हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी और सिम्टम्स को अच्छे से पढ़ा। इसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 जो हेपेटाइटिस की वीडियो पे आएगा, उसमें हम कवर करेंगे इसका डायग्नोस्टिक अप्रोच और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।